नमस्ते। आजकल हम सबकी जेब में एक स्मार्टफोन है जो हमें दुनिया से जोड़ता है। ऐसा लगता है कि हमारे पास अपनी बात कहने की जितनी ताकत आज है उतनी उतनी पहले कभी नहीं थी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या एक ट्वीट या एक फेसबुक पोस्ट से असल में कुछ बदलता है? आज हमारे हाथ विकास संवाद नाम की एक संस्था का दस्तावेज लगा है जो मध्य प्रदेश में डिजिटल डेमोक्रेसी पर एक प्रोजेक्ट चला रही है। और इसमें कुछ ऐसे जवाब छिपे हैं जो शायद हमें चौंका दें। ये सिर्फ ऑनलाइन शिकायत करने से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल। जब हम डिजिटल डेमोक्रेसी शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब सिर्फ ऑनलाइन वोटिंग या नेताओं को टैग करना है। लेकिन ये दस्तावेज इस सोच को पूरी तरह से पलट देता है। ये कहता है कि असली डिजिटल लोकतंत्र तब शुरू होता है जब तकनीक का इस्तेमाल सत्ता के समीकरण को मतलब जमीनी स्तर पर बदलने के लिए किया जाता है। पर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा और देखना होगा कि पुरानी व्यवस्था में क्या खामियां थी। हाँ, और दस्तावेज इस पर काफी सीधी और सख्त टिप्पणी करता है। इसमें पारंपरिक मीडिया यानी अखबार और टीवी चैनलों को कुछ लोगों का भोंपू कहा गया है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है। इसका मतलब है कि उनकी आवाज तो बहुत बुलंद है, लेकिन वो आवाज सबकी नहीं है। सबकी नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, एक और बहुत अहम बात इसमें बताई गई है। सोचिए, एक छोटे से जिले के अखबार में शायद छप भी जाए कि किसी गांव का स्कूल खराब हालत में है, लेकिन वो खबर उसी जिले में दबकर रह जाती है। वो कभी भोपाल या दिल्ली तक पहुंचती नहीं, जहां से नीतियां बनती हैं। तो नतीजा सालों साल कुछ नहीं बदलता। शिकायतें एक बंद कमरे में गूंज कर खत्म हो जाती हैं। तो मतलब ये कि एक आम नागरिक के पास अपनी आवाज को सही लोगों तक बिल्कुल कोई भरोसेमंद रास्ता था ही नहीं। सही तरीके से पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। और यहीं से डिजिटल दुनिया की भूमिका शुरू होती है। पर जैसा कि हमने शुरू में कहा, यह सिर्फ अपनी बात कहने से ज्यादा है। दस्तावेज कहता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी ये नहीं कि कोई भी कुछ भी कह सकता है, बल्कि यह है कि यह किसी का मजहब, जाति या लिंग देखकर भेदभाव नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। पारंपरिक मीडिया में कौन लिखेगा या कौन टीवी पे दिखेगा, इसके पीछे कई तरह के समीकरण काम करते हैं। लेकिन इंटरनेट सैद्धांतिक रूप से सबके लिए खुला है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। दस्तावेज सिर्फ इस खुली पहुंच की बात नहीं करता, वो इसे हमारे लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे से जोड़ता है। अच्छा। भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। हम 5 साल में एक बार वोट देते हैं और अपनी जिम्मेदारी किसी नेता को सौंप देते हैं और फिर अगले चुनाव तक इंतजार करते हैं। अक्सर यही महसूस होता है कि वोट देने के बाद सरकार और जनता के बीच का जो संवाद है वो लगभग टूट जाता है। हमारी भूमिका सिर्फ एक वोटर तक सिमट कर रह जाती है। ठीक यहीं पर डिजिटल तकनीक एक पुल का काम करती है। ये हमें सिर्फ एक वोटर से आगे बढ़कर एक सक्रिय नागरिक बनने का मौका देती है। एक ऐसा नागरिक जो सिर्फ 5 साल में एक बार नहीं, बल्कि हर दिन, हर हफ्ते अपनी जरूरतों, अपनी उम्मीदों और अपनी शिकायतों को सामने रख सकता है। एक तरह से ये लोकतंत्र को एक इवेंट से एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया में बदल देता है। चलिए अब इस विचार को जमीन पर उतारते हैं, क्योंकि विकास संवाद सिर्फ ये बातें कह नहीं रहा। नहीं, वो इसे मध्य प्रदेश के खंडवा, झाबुआ, पन्ना और भोपाल जैसे इलाकों में करके दिखा रहा है। उनके प्रोजेक्ट के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, हाशिए पर मौजूद समुदायों को डिजिटल तकनीक और उपकरणों तक पहुंच देना। लेकिन मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं होगा। किसी को सिर्फ एक स्मार्टफोन दे देना काफी तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस प्रोजेक्ट की गहराई समझ में आती है। जरा झाबुआ का उदाहरण लीजिए, जो एक आदिवासी बहुल इलाका है। वहां सिर्फ किसी के हाथ में फोन थमा देने से कुछ नहीं होगा। वहां चुनौती है भाषा की, वहां चुनौती है भरोसे की। तो पहुंच का मतलब सिर्फ डिवाइस देना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है ऐसा माहौल बनाना जहां वे उस डिवाइस को इस्तेमाल करने में सहज महसूस करें। शायद उनके लिए उनकी अपनी भीली बोली में छोटे छोटे वीडियो बनाए गए हों जो उन्हें सिखाएं कि फोन का कैमरा कैसे इस्तेमाल करना है। पहुंच का मतलब इंटरनेट कनेक्शन भी है, जो इन दूर दराज के इलाकों में आज भी एक बड़ी समस्या है। अच्छा, तो ये सिर्फ हार्डवेयर देने की बात नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात है। और यहीं से उनका दूसरा लक्ष्य जुड़ता है, समुदाय के तकनीकी ज्ञान और कौशल को विकसित करना। ये सुनने में किसी सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा लगता है, लेकिन दस्तावेज के हिसाब से ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कोई टिपिकल कंप्यूटर क्लास नहीं है जहां आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाया जा रहा है। यहाँ कौशल विकास का मतलब है लोगों को डिजिटल नागरिक बनाना। इसे ऐसे समझिए, आपको सिर्फ ये नहीं सिखाया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर मैसेज कैसे भेजें,
बल्कि ये सिखाया जा रहा है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपने गांव की टूटी हुई सड़क की जियो टैग की हुई तस्वीर सीधे सरपंच या विधायक को कैसे भेजें। हो आपको ये सिखाया जा रहा है कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई ऑनलाइन कैसे दायर करें। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि तकनीक को मनोरंजन या बातचीत के साधन से निकालकर अधिकार और जवाबदेही मांगने वाले एक औजार में बदला जा रहा है। आपने सही पकड़ा, यही इस प्रोजेक्ट का असली सार है। दस्तावेज में किस्सा है पन्ना जिले का। वहां महिलाओं के एक समूह ने देखा कि उनके गांव के सरकारी स्कूल में टीचर महीनों से नहीं आ रहा था। पहले वे सिर्फ आपस में बात करके या सरपंच से मौखिक शिकायत करके रह जाती थी, जिसका कोई असर नहीं होता था। जो अक्सर होता है। जी, इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने अपने स्मार्टफोन से स्कूल की खाली क्लासरूम और बच्चों की वीडियो बनानी शुरू की। हर दिन उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसे जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? हफ्ते भर के अंदर एक नए टीचर की नियुक्ति हो गई। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये इस मॉडल की ताकत दिखाती है। यहाँ तकनीक ने क्या किया, उसने एक मौखिक शिकायत को एक ऐसे ठोस विजुअल सबूत में बदल दिया जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। इसने सत्ता के समीकरण को बदल दिया। अब शिकायत करने वाले के पास एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। ये वाकई कमाल है। तो पहला कदम था पहुंच बनाना, दूसरा था सही कौशल सिखाना, और प्रोजेक्ट का तीसरा लक्ष्य है समावेशी डिजिटल साक्षरता लाना। इसमें समावेशी शब्द पर खास जोर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये साक्षरता सिर्फ आम जनता के लिए नहीं है। ये सरपंच, पंचायत सचिव और स्थानीय सरकारी अधिकारियों के लिए भी है। सोचिए, अगर गांव वाले तो डिजिटल तरीके से शिकायतें भेज रहे हैं, लेकिन जिस अधिकारी को वो मिल रही है उसे पता ही नहीं कि उस जियो टैग की हुई तस्वीर का क्या करना है, तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, ये तो एक तरफा रास्ता हो जाएगा। मतलब संवाद के लिए दोनों सिरों का तैयार होना जरूरी है। बिल्कुल। और समावेशी का एक और मतलब है कि ये साक्षरता समाज के उन तबकों तक पहुंचे जिनकी आवाज पारंपरिक रूप से दबा दी जाती है। महिलाएं, दलित, आदिवासी समुदाय। जब ये लोग तकनीक का इस्तेमाल करना सीखते हैं तो वे अपनी उन समस्याओं को सामने ला पाते हैं जिन्हें मुख्य धारा का समाज या मीडिया अक्सर अनदेखा कर देता है। जैसे किसी दलित बस्ती में हैंडपंप खराब है, तो शायद वो खबर किसी के लिए बड़ी ना हो, लेकिन उन लोगों के लिए वो जिंदगी और मौत का सवाल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्हें अपनी कहानी खुद कहने का मौका देता है। तो अगर हम इन तीनों लक्ष्यों को जोड़कर देखें, पहुंच, कौशल और समावेशी साक्षरता, तो इसका अंतिम मकसद क्या है? क्या इससे सच में शासन का तरीका बदल सकता है? दस्तावेज तो दावा करता है कि जब आम लोग सरकार को लगातार फीडबैक देना शुरू करते हैं तो इससे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका यानी सरकार, नेता और अदालतों की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है। ये एक बड़ा दावा है, लेकिन इसके पीछे एक मजबूत तर्क है। जब शासन पारदर्शी हो जाता है तो जवाबदेही अपने आप बढ़ जाती है। सोचिए, किसी गांव में मनरेगा का काम चल रहा है। अब कोई भी नागरिक अपने फोन से वहां हो रहे काम की तस्वीरें ले सकता है और उसे एक पब्लिक पोर्टल पर डाल सकता है। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि सब कुछ सबके सामने है। एक तरह से हर नागरिक एक ऑडिटर बन जाता है। लेकिन इसमें एक चुनौती भी तो होगी। हर कोई अपनी अपनी समस्या बताने लगेगा तो एक तरह का शोर नहीं मच जाएगा? सरकार किस किस की सुनेगी? क्या दस्तावेज इस बारे में कुछ कहता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है सामुदायिक मध्यस्थता यानी कम्युनिटी मॉडरेशन। ये प्रोजेक्ट सिर्फ व्यक्तियों को नहीं बल्कि समुदायों को मजबूत करने पर ध्यान देता है। अच्छा। जब एक ही गांव के 100 लोग एक ही समस्या, जैसे कि राशन की दुकान पर कम अनाज मिलना को लेकर आवाज उठाते हैं, तो वो एक व्यक्तिगत शिकायत नहीं रह जाती, वो एक सामुदायिक मुद्दा बन जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इन बिखरी हुई आवाजों को इकट्ठा करके एक मजबूत सामूहिक आवाज में बदल देता है। तब सरकार के लिए उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सिर्फ शिकायतें दर्ज करने का सिस्टम नहीं है, बल्कि जनमत बनाने और प्राथमिकताएं तय करवाने का एक तरीका है। जब सरकार को दिखता है कि हजारों लोग स्वास्थ्य या शिक्षा के किसी एक मुद्दे पर लगातार बात कर रहे हैं, तो उसे अपनी नीतियों में उसे जगह देनी पड़ती है। ठीक, यही बात है। अंत में इसका लक्ष्य है असमानता को कम करना, ये सुनिश्चित करना कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे, बिना किसी भेदभाव के। दस्तावेज के शब्दों में
डिजिटल डेमोक्रेसी सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये सामाजिक न्याय और बराबरी हासिल करने का एक राजनीतिक औजार है। ये उस खाई को पाटने की कोशिश है जो आजादी के 70 साल बाद भी हमारे लोकतंत्र में मौजूद है। कौन सी खाई? जहां वोट डालने का हक तो सबको है, पर अपनी बात कहने और सुनवाने का मौका सबको बराबर नहीं मिलता। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार ये है कि डिजिटल डेमोक्रेसी का असली मतलब हाथ में स्मार्टफोन होना नहीं है। इसका असली मतलब है उस स्मार्टफोन का इस्तेमाल शक्ति के उस असंतुलन को ठीक करने के लिए करना जो हमारे समाज में गहराई तक मौजूद है। ये विकास संवाद का प्रोजेक्ट दिखाता है कि जब तकनीक को सही इरादे और सही रणनीति के साथ जमीन पर उतारा जाता है तो ये सिर्फ लोगों को आवाज ही नहीं देती, बल्कि उनकी आवाज में वजन भी पैदा करती है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश है जहां संवाद एक तरफा ना हो, जहां सरकार और जनता के बीच लगातार लेन देन चलता रहे। और ये लोकतंत्र की उस मूल भावना को फिर से जिंदा करता है जो कहती है कि शासन असल में जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए होना चाहिए। ये एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाली तस्वीर है। हाँ, ये है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए जिस पर श्रोता भी विचार कर सकते हैं। ये पूरा दस्तावेज डिजिटल तकनीक को एक ऐसे आजाद मंच की तरह दिखाता है जो कुछ लोगों के नियंत्रण से मुक्त है। लेकिन क्या होगा जब ये फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म खुद ही ताकत के नए गढ़ बन जाएं? जब उनका नियंत्रण कुछ बड़ी कंपनियों या खास विचारधाराओं के हाथ में आ जाए, तब एक सच्चे डिजिटल लोकतंत्र की लड़ाई का मैदान क्या होगा और उसके नियम क्या होंगे? ये एक नई चुनौती है जिसके लिए हमें तैयार रहना